सोचो अगर कोई तुमसे रोज कहे तुम ठीक से बोल नहीं सकते, रोज, हर दिन, बार बार, तो क्या होगा? क्या सच में एक दिन तुम बोलना बंद कर दोगे? क्या तुम्हारा दिमाग उस बात को सच मान लेगा जो कभी सच थी ही नहीं? यह सवाल सुनने में फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन 1939 में अमेरिका में एक साइंटिस्ट ने यही सवाल एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने की कोशिश की, और उसने जो किया वो इतना डिस्टर्बिंग था कि उस एक्सपेरिमेंट का नाम ही पड़ गया, द मॉन्स्टर स्टडी। ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, ये कहानी है उन बच्चों की जो अनाथ थे, जिनके पास कोई नहीं था और जिन्हें उन लोगों ने तोड़ा जिन पर उन्हें भरोसा करना चाहिए था। और यह कहानी हमें कुछ ऐसा बताती है जो हम सब के बारे में सच है कि हमारा दिमाग वो बन जाता है जो हम उसे बार बार सुनाते हैं। बात है आयोवा, अमेरिका की। साल 1939, उस वक्त दुनिया में साइकोलॉजी और स्पीच साइंस नई नई फील्ड थी। साइंटिस्ट्स यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान हकलाता क्यों है। क्या यह जेनेटिक होता है? क्या यह ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है? या फिर क्या यह सीखा जाता है? यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में एक प्रोफेसर थे, वेंडल जॉनसन। वो खुद बचपन से हकलाते थे और शायद इसीलिए उन्हें इस सवाल का जवाब ढूंढने की इतनी जरूरत थी। उनका एक थ्योरी था जिसे वो डायग्नोसोजेनिक थ्योरी कहते थे। इसका मतलब था कि हकलाहट खुद से नहीं आती, ये तब शुरू होती है जब कोई बच्चे को बार बार कहता है कि वो हकलाता है। यानी प्रॉब्लम बोलने में नहीं है, प्रॉब्लम उस लेबल में है जो दूसरे लोग बच्चे पर लगा देते हैं। यह आइडिया अपने टाइम से आगे था, लेकिन वेंडल जॉनसन इसे सिर्फ थ्योरी नहीं रखना चाहते थे, वो इसे प्रूव करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने अपनी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को यह काम सौंपा, मैरी ट्यूडर। मैरी उस वक्त बस एक रिसर्च स्टूडेंट थी, एंथुजियास्टिक करियर बनाने की चाहत रखने वाली। उसे नहीं पता था कि यह एक्सपेरिमेंट उसे जिंदगी भर हॉन्ट करेगा। प्लान यह था, आयोवा के डेवनपोर्ट ऑर्फनेज से बच्चे लाए जाएंगे, अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं थे, जो ऑलरेडी एक टफ लाइफ जी रहे थे। इन बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला ग्रुप, जो बच्चे नॉर्मल बोलते थे, उन्हें बार बार इनकरेज किया गया। उनसे कहा गया, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारी स्पीच बिल्कुल ठीक है। यह ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था। दूसरा ग्रुप, और यहीं से यह एक्सपेरिमेंट मॉन्स्टर बनता है, इस ग्रुप में भी नॉर्मल बोलने वाले बच्चे थे, लेकिन इन बच्चों से कुछ और कहा गया। मैरी ट्यूडर उनके पास जाती थी और कहती थी, तुम हकलाते हो, तुम्हारी स्पीच में प्रॉब्लम है, तुम्हें ध्यान से बोलना चाहिए। अगर तुम ऐसे बोलते रहे तो बड़े होकर और बुरा होगा। बार बार, हर सेशन में, हर हफ्ते। ये बच्चे अनाथ थे, उनके पास कोई पेरेंट नहीं था जो घर जाकर कहे, बेटा ये सब झूठ है, तुम बिल्कुल ठीक बोलते हो। उनके पास कोई नहीं था जो उस लेबल को हटाता। उन्होंने वही सुना जो उन्हें बार बार सुनाया गया, और धीरे धीरे वो बच्चे बदलने लगे। जो बच्चे पहले फ्रीली बोलते थे वो चुप रहने लगे, जो बच्चे खुलकर बात करते थे वो हेजिटेट करने लगे। कुछ बच्चे एक्चुअली रुक रुक कर बोलने लगे, जो पहले कभी नहीं होता था। उनका कॉन्फिडेंस टूट गया, उनकी आंखें नीची हो गईं। वो खाने की टेबल पर कम बोलते थे, क्लास में जवाब देना बंद कर दिया। मैरी ट्यूडर खुद अपने नोट्स में लिखती है कि एक बच्ची थी जो एक्सपेरिमेंट से पहले बहुत बात करती थी, हंसती थी। एक्सपेरिमेंट के कुछ हफ्तों बाद वो बिल्कुल बदल गई थी, वो बोलती ही नहीं थी। जब मैरी उससे पूछती थी तो वो बस नीचे देखती थी। यह एक्सपेरिमेंट कुछ महीने चला, और जब यह खत्म हुआ तो वेंडल जॉनसन ने रिजल्ट्स देखे। उनकी थ्योरी प्रूव हो गई थी, वर्ड्स और लेबल्स सच में बच्चों की स्पीच को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रूफ की कीमत चुकाई थी उन बच्चों ने जिनका कोई नहीं था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है, यह एक्सपेरिमेंट दशकों तक छुपा रहा। वेंडल जॉनसन ने इसे कभी पब्लिश नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक दुनिया को पता चल चुका था कि नाजी जर्मनी में भी इंसानों पर क्रूल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और जॉनसन नहीं चाहते थे कि उनका एक्सपेरिमेंट उससे कंपेयर हो। तो यह रिसर्च, ये डेटा, ये पूरी कहानी एक ड्रॉर में बंद हो गई। मैरी ट्यूडर ने बाद में कहा कि वो जिंदगी भर इस गिल्ट के साथ जीती रही। उसने कोशिश की कि वापस जाए, बच्चों से मिले, उन्हें बताए कि वो ठीक हैं, लेकिन जो हो चुका था वो हो चुका था। तो सवाल यह है, आखिर हुआ क्या था उन बच्चों के साथ? सिर्फ कुछ शब्द थे, सिर्फ कुछ सेंटेंसेस थे जो मैरी ट्यूडर ने रिपीट किए। तो फिर वो बच्चे टूटे क्यों? उनकी स्पीच बदली क्यों?
क्या सच में शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो एक इंसान को अंदर से बदल दें? इसका जवाब साइंस में है, और यह जवाब सिर्फ उन अनाथ बच्चों की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी कहानी भी है, मेरी कहानी भी है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता, लेकिन वो होता है बेहद मैलिएबल, यानी आसानी से शेप होने वाला। बच्चे का दिमाग जो भी बार बार सुनता है, बार बार एक्सपीरियंस करता है, उसे वो सच मान लेता है। यह उसकी कमजोरी नहीं है, यह उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग सोचता है जो लोग मेरे आसपास हैं, जो मुझे बार बार कुछ बता रहे हैं, वो जरूर सही होगा, क्योंकि यही लोग मुझे खाना देते हैं, यही लोग मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब डेवनपोर्ट ऑर्फनेज के उन बच्चों को बार बार कहा गया, तुम हकलाते हो, तुम्हारी स्पीच में प्रॉब्लम है, तो उनके दिमाग ने यह इंफॉर्मेशन रिजेक्ट नहीं की। उनके दिमाग ने कहा, ठीक है, यह सच होगा, मुझे एडजस्ट करना होगा। और दिमाग ने एडजस्ट किया। उसने बोलने से पहले एक लेयर ऑफ डाउट बना दी। हर बार जब वो बच्चा बोलने वाला होता, उसका दिमाग कहता, रुको, तुम तो हकलाते हो, सोचो पहले, देखो क्या होगा। यही हेजिटेशन, यही सेल्फ डाउट, यही असली हकलाहट बन गई। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी एक ऐसी बिलीफ जो खुद को सच बना लेती है। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों में नहीं है, यह हर दिन, हर घर में, हर क्लासरूम में होता है। एक बच्चे को अगर बचपन से कहा जाए तुम मैथ में कमजोर हो, तो वो बच्चा एग्जाम से पहले ही मान लेता है कि वो फेल होगा। और जब वो एग्जाम देता है, उसका दिमाग इतना बिजी होता है उस फियर को प्रोसेस करने में कि वो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाता, और फिर रिजल्ट आता है पुअर, और वो बिलीफ और पक्की हो जाती है। यह साइकिल तोड़ना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि एविडेंस खुद उस बिलीफ को सपोर्ट करने लगता है। द मॉन्स्टर स्टडी में यही हुआ, लेकिन यहां एक और लेयर थी जो इसे और भी डार्क बनाती है। वो बच्चे अनाथ थे। एक नॉर्मल बच्चे के पास घर होता है, माँ बाप होते हैं, दोस्त होते हैं, कोई ना कोई होता है जो कहे, नहीं तुम ठीक हो, ये सब गलत है। उस बच्चे के पास काउंटर एविडेंस होती है, उसके पास ऑल्टरनेट वॉइसेस होती हैं, लेकिन डेवनपोर्ट के उन बच्चों के पास यह नहीं था। मेरी ट्यूडर की आवाज ही उनकी रियलिटी थी, ऑर्फनेज के स्टाफ की बातें ही उनकी दुनिया थी। कोई नहीं था जो उस लेबल को चैलेंज करता, तो उनका दिमाग उसी लेबल को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। मैं वो बच्चा हूं जो हकलाता है, मैं वो बच्चा हूं जो ठीक से बोल नहीं सकता। और जब आइडेंटिटी बन जाती है, तब शब्दों की जरूरत भी नहीं रहती। दिमाग खुद वो काम करता है जो उसे बताया गया था। 2001 में जब यह एक्सपेरिमेंट फाइनली दुनिया के सामने आया, एक जर्नलिस्ट ने इसे सैन जोसे मर्क्यूरी न्यूज में पब्लिश किया। तब यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा को फॉर्मली माफी मांगनी पड़ी। उन बच्चों में से जो अभी जिंदा थे, उन्होंने लॉ सूट किया। आयोवा स्टेट को $9,25,000 का कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। लेकिन सोचो, क्या पैसे उस नुकसान को ठीक कर सकते हैं जो दिमाग पर हुआ था? जो बच्चा फ्रीली बोलता था, जो खुलकर हंसता था, वो वापस आ सकता था? नहीं। और यही इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अब एक सेकंड के लिए रुको और खुद से ये सवाल पूछो, तुम्हारे साथ किसने क्या कहा था? किसने कहा था तुमसे नहीं होगा? किसने कहा था तुम एवरेज हो? किसने कहा था यह तुम्हारे बस की बात नहीं? हो सकता है किसी टीचर ने कहा हो सकता है किसी रिलेटिव ने कहा हो सकता है बचपन के किसी दोस्त ने कहा हो सकता है तुमने खुद ही अपने आप से यह बातें कही हों। और अब सोचो, क्या तुम उसे अभी भी कैरी कर रहे हो? क्योंकि द मॉन्स्टर स्टडी सिर्फ 1939 में आयोवा के एक ऑर्फनेज में नहीं हुआ था। यह एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है, हर घर में, हर दिमाग में। बस कोई इसे एक्सपेरिमेंट नहीं कहता। लेकिन अगर वर्ड्स इतना नुकसान कर सकते हैं, तो क्या वो उतना ही हील भी कर सकते हैं? क्या एक अलग तरह की रेपिटेशन, एक अलग तरह की वॉइस दिमाग को वापस उस जगह ले जा सकती है जहां वो था? इसका जवाब भी साइंस के पास है, और यह जवाब उतना ही पावरफुल है जितना यह एक्सपेरिमेंट डिस्टर्बिंग था। लेकिन उससे पहले उन बच्चों की कहानी में एक और चैप्टर है जो तुम्हें जानना चाहिए। एक ऐसा ट्विस्ट जो यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और क्यों। मेरी ट्यूडर ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उन बच्चों के चेहरे कभी नहीं भूल सकती। मैं जानती थी कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन मैं रुकी नहीं। और यही सबसे बड़ा सबक है।
जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वो हमेशा मॉन्स्टर नहीं होते। कभी कभी वो खुद डरे हुए होते हैं, कभी कभी वो किसी और के सिस्टम का हिस्सा होते हैं, कभी कभी वो सिंपली नहीं जानते कि उनके शब्दों का क्या असर हो रहा है। लेकिन तुम्हारा दिमाग यह नहीं देखता, वो सिर्फ वो सुनता है जो बार बार कहा जाता है। तो अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हारे दिमाग में जो आवाजें बार बार बोलती हैं वो किसकी हैं, उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें तोड़ा या तुम्हारी खुद की। क्योंकि दिमाग बदलता है, बिलीफ्स बदलती हैं, लेबल्स हटाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम खुद डिसाइड करो कि कौन सी आवाज को रोज सुनना है। द मॉन्स्टर स्टडी एक एक्सपेरिमेंट था जो 1939 में हुआ, लेकिन इसका जवाब वो तुम्हारे हाथ में है, आज, अभी।